सो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो डिलीवरेबल है, व्हाट इज टीपीएम। टीपीएम क्या है? So total productive maintenance is an approach related to equipment maintenance which strives to achieve perfect production. यहाँ पर हमने, आप देख सकते हो यहाँ पर एक इमेज जो है वो शोकेस की है। Yes, I request every participant please mute your mics. Please mute your mics. Yes, I request Mr. Vaibhav please mute all the participants. Yes, I already did mute everyone, but somehow some of the participants unmute yourself. That's why. Let us do again. Okay, fine. Everyone is mute now. So I request everyone to please keep your mics mute, and if you do have any queries you can ask in chat box. Okay, so in the meantime our team will get back to you and give your answers. Yes, Vaibhav, please mute your mic also. Okay, so let us begin with our first deliverables, that what is TPM. TPM क्या है? तो यहाँ पर एक मैंने इमेज क्रिएट किया हुआ है, बराबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हम जेस्चर क्रिएट करते हैं परफेक्शन के लिए, मतलब बढ़िया है ऐसा बोलने के लिए जो हम हैंड जेस्चर बनाते हैं उसको हमने रिलेट किया है टीपीएम के जो ऑब्जेक्टिव है उसके साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो थंब एंड जो फिंगर है वो इंडिकेट करती है 0, और बाकी की जो 3 फिंगर्स है वो इंडिकेट करती है ब्रेकडाउन, एक्सीडेंट्स एंड डिफेक्ट्स। तो जो हमारा टीपीएम का अप्रोच जो है वो उसका ऑब्जेक्टिव है टू अचीव 0 ब्रेकडाउन, 0 एक्सीडेंट्स एंड 0 डिफेक्ट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने पहले जो वर्ड्स है वो हाईलाइट किए हैं ताकि हम उसको इजीली याद रख सके। तो यहाँ पर है 0 बैड, BAD, बैड मतलब कुछ खराब होता है तो उसको हम बैड बोलते हैं, राइट। तो 0 बैड उसका मतलब है 0 ब्रेकडाउन, 0 एक्सीडेंट एंड 0 डिफेक्ट्स। तो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस emphasizes on proactive and preventive maintenance to maximize the effectiveness of the equipment। जो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट है, बराबर, वो एक प्रोएक्टिव अप्रोच है रादर देन रिएक्टिव अप्रोच। कोई भी चीज का ब्रेकडाउन होने के बाद हम मेंटेनेंस करते हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टिव अप्रोच, राइट। तो प्रोएक्टिवली हम उस जो मेंटेनेंस की सिचुएशन है उसको हम डिले कर सके या फिर कम कर सके, तो उसके लिए जो हम एक्टिविटीज करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोएक्टिव एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो ये जो है वो अप्रोच है हमारा टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का। देन हिस्ट्री ऑफ टीपीएम, हम थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं टीपीएम की कि टीपीएम कैसे इन्वेंट हुआ और आज हम उसे किस तरह से यूज कर रहे हैं। तो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस वाज डेवलप्ड बाय साइची नाकाजिमा based on the experience of the practical application of maintenance based practices in Japan। तो ये जो है वो साइची नाकाजिमा ने डेवलप किया था बिटवीन 1950 एंड 1970। तो उन्हें हम जो है वो टीपीएम के फादर के रूप में भी जानते हैं। Then Nippon Denso was the first company to introduce plant-wide preventive maintenance in 1960। तो जो निप्पॉन डेंसो है, मैं आपको बता देता हूं कि निप्पॉन डेंसो जो है वो ऑटोमोटिव पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो टोयोटा को जो है वो ऑटोमोटिव पार्ट्स जो है वो सप्लाई करती है। तो ये कंपनी ने प्लांट वाइड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को इंप्लीमेंट किया, इंट्रोड्यूस किया। Then Nippon Denso, which already followed preventive maintenance, also added autonomous maintenance done by the production operators। तो ये जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली यूएसए का है, जो एडॉप्ट किया जापानीज ने, निप्पॉन डेंसो ने, और उसके बाद थोड़ा बहुत उसमें इंप्रूवमेंट करके उन्होंने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में ही ऑटोनोमस मेंटेनेंस को ऐड कर दिया। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट लाइन देख सकते हो, उन्होंने स्टार्टिंग किया जो है वो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से स्टार्ट करने के बाद उन्होंने दूसरा ऑब्जेक्टिव लिया मेंटेनेंस प्रिवेंशन। तो विदाउट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट, अगर ऑपरेटर खुद ही अपने इक्विपमेंट का जो बेसिक मेंटेनेंस
है, जो रूटीन मेंटेनेंस है वो कर सके, उसके लिए उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया मेंटेनेंस प्रिवेंशन एज अ पार्ट ऑफ ऑटोनोमस मेंटेनेंस। तो उससे क्या होगा, उसकी मेंटेनेबिलिटी भी इंप्रूव होगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड मेंटेनेंस प्रिवेंशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने जन्म दिया है प्रोडक्टिव मेंटेनेंस को। तो इसी कारण से इसको हम जानते हैं टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के नाम से। जो उसका पूरा एप्लीकेशन जो है वो 1971 में निप्पॉन डेंसो में किया गया। ये जो निप्पॉन डेंसो है वो ऑटोमोटिव पार्ट सप्लाई करती है टोयोटा को। देन व्हाट इज द क्यूम्युलेटिव एम ऑफ टीपीएम प्रोग्राम? जो भी हम टीपीएम प्रोग्राम करते हैं उसका एक सिंगल एम क्या है? तो एम इसका ये है कि हम मिनिमम आउट इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सकते। तो जो हमारे इनपुट है वो हम जो है कैटेगराइज करते हैं इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट लैंग्वेज इनटू 4 एम्स। 4 एम में हम उसको डिवाइड करते हैं। तो पहला एम क्या है? मैन, देन है मटेरियल, देन मशीनरी एंड फोर्थ एम इज मनी। तो इन सब चीजों का, ये जो हमारे इनपुट्स है, हमारे रिसोर्सेस है, उसका कम से कम यूटिलाइजेशन हो और हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले इन टर्म्स ऑफ PQCDSM। PQCDSM में हमें मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, मतलब हायर प्रोडक्टिविटी, हायर क्वालिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, डिलीवरी, सेफ्टी एंड मोटिवेशन। तो ये जो है वो एक गोल है हमारे टीपीएम प्रोग्राम का। देन हम देखते हैं कि कौन कौन से 8 पिलर्स है टीपीएम के। 8 पिलर्स मीन्स 8 प्रिंसिपल्स ऑफ टीपीएम। कौन कौन से 8 प्रिंसिपल्स जो है उसके ऊपर जो है हमारा टीपीएम बेस्ड है। तो पहला है कोबेत्सु काइजन, जो हम बोलते हैं फोकस्ड इंप्रूवमेंट। तो उसका जो मेजर जो फोकस रहता है वो रहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉसेस एंड फोकस इंप्रूवमेंट ऑन द सेम। देन है हमारा है ऑटोनोमस मेंटेनेंस। तो ऑटोनोमस मेंटेनेंस जैसे मैंने आपको बताया कि ऑपरेटर की ओनरशिप के ऊपर डिपेंडेंट है, और जो भी रूटीन मेंटेनेंस है उसको ऑपरेटर थ्रू ही किया जाए उसके ऊपर फोकस करता है, जिसमें क्लीनिंग, ल्यूब्रिकेशन, इंस्पेक्शन एंड टाइटनिंग जैसी एक्टिविटी का समावेश होता है। देन काइकोकू काइजन, इसका मतलब है प्लांट मेंटेनेंस। तो जो प्लांट मेंटेनेंस है उसमें हम क्या करते हैं कि बेस्ड ऑन प्रिडिक्शन एज वेल एज पास्ट डेटा जो हमारे पास मेजर का रहता है, मेजर ऑफ फेलियर, उसके बेस के ऊपर हम प्रिवेंटिव एंड प्रोएक्टिव मेंटेनेंस का शेड्यूल वगैरह क्रिएट करते हैं टू अवॉइड द ब्रेकडाउन्स। बराबर। तो ये जो फोकस रहता है वो मेजर प्लांट मेंटेनेंस का है, प्रोएक्टिव एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का। देन है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में हम एजुकेशन देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं फॉर बेसिक मेंटेनेंस, फॉर रूटीन मेंटेनेंस, एज वेल एज जो हमारे टीपीएम के पिलर्स है उसकी बेसिक ट्रेनिंग देते हैं मैनेजमेंट को। देन अर्ली मैनेजमेंट। अर्ली मैनेजमेंट का जो यूज है वो हम करते हैं जब भी कोई नया इक्विपमेंट जो है वो डेवलप करना हो तब। देन क्वालिटी होजन, जब भी हमें क्वालिटी के रिलेटेड डिफेक्ट्स वगैरह या फिर सप्लायर के पास से हमें कंप्लेंट्स आती है तब हम यूज करते हैं क्वालिटी मेंटेनेंस का। देन ऑफिस टीपीएम। ऑफिस टीपीएम का कब यूज होता है? जब हम प्रोडक्शन को मीट नहीं कर पाते हैं, बराबर, ड्यू टू डिले इन लॉजिस्टिक्स, डिले इन प्रोक्योरमेंट, बराबर, सप्लाई चेन में डिले हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन में डिले हो रहा है, तो उस वक्त हम जो है वो ऑफिस टीपीएम को इम्प्लीमेंट करते हैं। देन सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंट। सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंट जो है उसका यूटिलाइजेशन होता है फॉर क्रिएटिंग द सेफर वर्क प्लेस एंड बेटर वर्क प्लेस फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। बराबर। तो ये टीपीएम के जो है वो 8 पिलर्स है। यहाँ पर मैंने अर्ली मैनेजमेंट, क्वालिटी मेंटेनेंस, ऑफिस टीपीएम और एसएचई में ऐसा बोला कि ये जो है हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है वो एडिशनल एक्टिविटीज है हमारे टीपीएम की, जिसका हम यूज करते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायरमेंट। जब भी हमें कोई न्यू इक्विपमेंट डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो हम अर्ली मैनेजमेंट का यूज करेंगे। whenever we are facing the customer complaints on quality defects तो हम यूज करेंगे क्वालिटी मेंटेनेंस। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि डिले इन डिलीवरी हो रहा है, प्रोक्योरमेंट में डिले हो रहा है, बराबर, तो हम यूज कर सकते हैं ऑफिस टीपीएम। और हमारे वर्क प्लेस को बेटर करने के लिए अगर हम कोई जो सिस्टम है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब हम ISO 14001 या 45001 को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हम उसको टीपीएम में इनकॉर्पोरेट करके
हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। देन जैसा मैंने आपको बताया कि हमने जो है 8 पिलर के गोल्स को डिवाइड कर दिया है कि हर एक पिलर का गोल क्या है। तो पहला जो पिलर है वो कोबेत्सु काइजन। तो कोबेत्सु काइजन का गोल क्या है? एलिमिनेशन ऑफ डिफेक्ट, एलिमिनेशन ऑफ ब्रेकडाउन, एलिमिनेशन ऑफ लॉसेस एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट इफेक्टिवनेस। तो ये जो 4 है वो बेसिक गोल्स है कोबेत्सु काइजन के। देन जीसू होजन, जीसू होजन मतलब ऑटोनोमस मेंटेनेंस। उसके कौन कौन से गोल्स हैं? पहला है डेवलप इक्विपमेंट कंपिटेंट ऑपरेटर्स एंड देन एम्पावर इक्विपमेंट ओनरशिप इन ऑपरेटर्स। मतलब हमें ऑपरेटर को ट्रेन करना है और उसकी ओनरशिप को हमें डेवलप करना है फॉर द पर्टिकुलर इक्विपमेंट ऑन विच ही और सी इज वर्किंग, राइट। देन काय केकु काइजन। तो केकाकू होजन, केकाकू होजन मतलब है प्लांट मेंटेनेंस। तो प्लांट मेंटेनेंस का जो मेजर गोल है वो क्या है? इंप्रूव इफेक्टिवनेस ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट एंड एलिमिनेट 7 बिग लॉसेस। जो 7 जो बिग लॉसेस है जो हम देखेंगे उसको एलिमिनेट करना है। देन ट्रेन एंड एजुकेशन। तो ट्रेनिंग एंड एजुकेशन का जो गोल है वो है एनहांस एक्सपर्टाइज ऑफ एम्प्लॉयज। तो जो भी हम ट्रेनिंग देंगे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को फॉर प्लांट मेंटेनेंस, ऑपरेटर्स को फॉर ऑटोनोमस मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट को पूरे टीपीएम के सभी पिलर्स के लिए, तो वो है जो एम्प्लॉयज की एक्सपर्टाइज को डेवलप करता है। देन अर्ली मैनेजमेंट, अर्ली मैनेजमेंट का गोल क्या है कि रिड्यूस प्रोडक्ट डेवलपमेंट लीड टाइम, रिड्यूस इक्विपमेंट डेवलपमेंट लीड टाइम एंड डिजाइन इक्विपमेंट्स इजी टू यूज, मेंटेन एंड हाईली रिलायबल। तो जब भी हम कोई नई प्रोडक्ट या इक्विपमेंट को डेवलप करते हैं बेस्ड ऑन पास्ट फेलियर डेटा हम उसको ऐसे इंप्रूव करते हैं ताकि हमारी जो प्रोडक्शन है उसमें कम से कम फेलियर आए और डेवलपमेंट का जो लीड टाइम है वो कम हो, ताकि हम जो है वो वर्टिकल जो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कर पाए। देन क्वालिटी होजन। तो उसका गोल क्या है? अचीव जीरो क्वालिटी डिफेक्ट्स बाय सस्टेनिंग करेक्ट इक्विपमेंट कंडीशन। तो कोई भी क्वालिटी की डिफेक्ट इक्विपमेंट की वजह से ना आए उसके लिए हम यूज करते हैं क्वालिटी होजन का। देन ऑफिस टीपीएम का गोल है टू अचीव जीरो फंक्शनल लॉसेस, क्रिएट हाईली एफिशिएंट ऑफिसेस एंड प्रोवाइड इफेक्टिव सर्विस एंड सपोर्ट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। देन सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंट का गोल क्या है? अचीव एंड सस्टेन जीरो एक्सीडेंट एंड क्रिएट हेल्दी एंड प्लीजेंट वर्क प्लेस। तो ये जो है 8 पिलर के स्पेसिफिक गोल्स है जिसके ऊपर हमें काम करना है टू अचीव द टीपीएम। देन ये जो 8 पिलर्स है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हेल्पफुल होंगे, बराबर। तो जो बेनिफिट्स है यहाँ पर मैंने लिखे हैं कि कोबेत्सु काइजन है, जीसू होजन है, काइकोकू होजन है, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन है, बराबर। तो सभी के बेनिफिट्स क्या है? तो हाउ डू दी 8 पिलर्स हेल्प अवर ऑर्गेनाइजेशन? तो कोबेत्सु काइजन है उसमें है रिकरिंग प्रॉब्लम्स आर आइडेंटिफाइड एंड रिजॉल्व्ड बाय क्रॉस फंक्शनल टीम्स, combines the collective talents of a company to create an engine for continuous improvement। मतलब यहाँ पर जो है क्रॉस फंक्शनल टीम जो है वो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए काम करती है। तो कलेक्टिव टैलेंट की वजह से हम कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का एक इंजन क्रिएट कर सकते हैं। मतलब क्या है? ड्राइविंग फोर्स एक क्रिएट कर सकते हैं। इंजन मतलब कोई भी ड्राइविंग फोर्स होता है उसको हम इंजन बोलते हैं। मतलब किसी बाइक को कोई चलाता है तो बाइक का इंजन है, ट्रेन को चलाता है ट्रेन का इंजन है। तो ये जो है कोबेत्सु काइजन वो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए इंजन प्रोवाइड करता है बाय क्रॉस फंक्शनल टीम। जो क्रॉस फंक्शनल टीम है वो कंटिन्यूअसली आइडेंटिफिकेशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम के ऊपर काम करेगी। जीसू होजन, जीसू होजन का बेनिफिट क्या है कि गिव ऑपरेटर्स ग्रेटर ओनरशिप ऑफ देयर इक्विपमेंट, देन इंक्रीज ऑपरेटर्स नॉलेज ऑफ देयर इक्विपमेंट। जब भी कोई ऑपरेटर है वो अपना जो रूटीन मेंटेनेंस है वो खुद करेगा तो वो इक्विपमेंट की तरफ उनका नॉलेज जो है वो इंप्रूव होगा। देन एंश्योर्स इक्विपमेंट इज वेल क्लीन्ड एंड ल्यूब्रिकेटेड। मतलब जो भी इक्विपमेंट है वो वेल मेंटेन है, वो एंश्योर करता है। देन आइडेंटिफाइज इमरजेंट इश्यूज बिफोर दे बिकम फेलियर्स। मतलब कोई भी स्मॉल इश्यू आता है, कोई भी कोज जो है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं वो फेलियर में कन्वर्ट हो उसके पहले ही
उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, क्योंकि ये जो जीसू होजन की एक्टिविटीज है उसमें हम इन्वॉल्व करते हैं क्लीनिंग, ल्यूब्रिकेशन, इंस्पेक्शन एंड टाइटनिंग। तो जो भी फ्रीक्वेंसी के ऊपर हम रेगुलर क्लीनिंग और इंस्पेक्शन करते रहेंगे तो जो इश्यूज है वो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे बिफोर इट बिकम्स फेलियर। देन फ्रीज मेंटेनेंस पर्सनल फॉर हायर लेवल ऑफ टास्क। मतलब जो भी मेंटेनेंस पर्सनल है वो प्रोएक्टिव एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंदर जो है वो इन्वॉल्व रहेंगे, और जो भी हमें डेटा कलेक्शन करना है, मेजर्स ऑफ फेलियर्स को आइडेंटिफाई करना है, उसके अंदर जो है हायर लेवल टास्क में मेंटेनेंस पर्सनल इन्वॉल्व रहेंगे, नहीं कि रूटीन मेंटेनेंस में। क्योंकि क्लीनिंग, लुब्रिकेशन और इंस्पेक्शन और टाइटनिंग में अगर जो मेंटेनेंस के पर्सनल इन्वॉल्व रहेंगे तो वो जो हायर लेवल के टास्क है, मेंटेनिंग द डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो ये जीसू होजन के बेनिफिट्स हो गए। देन है Kaikaku Hosen means plant maintenance, then significantly reduces instances of अनप्लान्ड स्टॉप टाइम। जो भी अनप्लान्ड स्टॉप टाइम है उसको रिड्यूस करता है, मतलब ब्रेकडाउन वगैरह है, टूल फेलियर है, बराबर, वाइब्रेशंस है, उसको रिड्यूस करता है। देन enables most maintenance to be planned for times when equipment is not scheduled for production। जब भी प्रोडक्शन का शेड्यूल नहीं होता है उस टाइम पर हम उसका जो है मेंटेनेंस जो है वो प्लान करते हैं, तो जो एक्चुअल प्रोडक्शन डाउन टाइम है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। देन reduces inventory through better control of wear prone and फेलियर प्रोन पार्ट्स। जो भी फेलियर और वियर की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम कम कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ केइकाकु होजन। मतलब प्लांट मेंटेनेंस की मदद से हम वियर और फेलियर को कम कर पाएंगे। तो जो भी हम स्पेयर पार्ट्स की इन्वेंटरी रखते हैं उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि जो फेलियर का रेट है वो हमने कम कर दिया है। देन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन से कौन कौन से बेनिफिट हो गए? तो ऑपरेटर्स डेवलप स्किल्स टू रूटीनली मेंटेन इक्विपमेंट एंड आइडेंटिफाई इमर्जिंग प्रॉब्लम्स। मतलब जो भी ट्रेनिंग एंड एजुकेशन जो है ऑपरेटर को मिलता है अपनी जो भी अपना जो इक्विपमेंट है उसके ऊपर काम करने के लिए, तो उसकी जो स्किल है वो डेवलप होती है। देन मेंटेनेंस पर्सनल लर्न टेक्निक्स फ्रॉम प्रोएक्टिव एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। जो भी मेंटेनेंस पर्सनल है उसकी भी स्किल डेवलप होती है, क्योंकि वो जो हाई लेवल के प्रिवेंटिव एंड प्रोएक्टिव मेंटेनेंस के टास्क है उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। Then managers are trained on TPM principles as well as on employee coaching and डेवलपमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि मैनेजर्स को भी जो टीपीएम के प्रिंसिपल्स है उसकी ट्रेनिंग मिलती है, और अपने एम्प्लॉयज को कैसे कोच करना है, ऑपरेटर्स को कैसे ट्रेन करना है, मेंटेनेंस पर्सोनल को कैसे ट्रेन करना है टू इम्प्लीमेंट द टीपीएम एक्टिविटीज। तो ये जो है वो बेनिफिट्स हो गए हमारे ट्रेनिंग एंड एजुकेशन पिलर के। देन अर्ली मैनेजमेंट। अर्ली मैनेजमेंट को समटाइम्स अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारा जो है वो इक्विपमेंट मेंटेनेंस के रिलेटेड जो है वो पार्ट आता है टीपीएम में। मतलब ओवरऑल इक्विपमेंट की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए हम इक्विपमेंट का मेंटेनेंस करते हैं। तो ये जो अर्ली मैनेजमेंट की एक्टिविटी है वो स्पेसिफिक इक्विपमेंट के लिए होती है, तो उसको हम बोलते हैं अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट। उसके बेनिफिट क्या है कि न्यू इक्विपमेंट रीचेस प्लांट परफॉर्मेंस लेवल्स मच फास्टर ड्यू टू फ्यूअर स्टार्टअप इश्यूज। क्योंकि जो भी प्रीवियसली स्टार्टअप के इश्यूज वगैरह होते थे, फेलियर के जो मेजर्स होते हैं, उसके बेस के ऊपर से हम नया जो इक्विपमेंट है उसको डेवलप करते हैं टू मिनिमाइज द स्टार्टअप इश्यू। तो जो हमारा जो नया इक्विपमेंट हम जो लॉन्च करेंगे वो सीधा हम जो हमारा जो स्टार्टअप का जो टाइम है उसको हम वो है लेस कर सकते हैं। देन मेंटेनेंस इज सिंपलर एंड मोर रोबस्ट ड्यू टू प्रैक्टिकल रिव्यू एंड एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट प्रायर टू द इंस्टॉलेशन। जब भी हम इंस्टॉलेशन करते हैं उसके पहले मेंटेनेंस का पर्सनल, फिर मैनेजमेंट एज वेल एज जो ऑपरेटर है सबके साथ में रिव्यू होता है, प्रैक्टिकल रिव्यू होता है टू अंडरस्टैंड द इक्विपमेंट। तो जब भी हमारी कोई भी मेंटेनेंस की एक्टिविटी होगी, बराबर, तो वो इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगी। देन क्वालिटी होजन। क्वालिटी होजन के बेनिफिट्स क्या क्या है? तो स्पेसिफिकली टारगेट्स क्वालिटी इश्यू विथ इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स फोकस्ड ऑन रिमूविंग रूट सोर्सेस ऑफ डिफेक्ट्स। मतलब जो भी क्वालिटी का जो पिलर है, क्वालिटी मेंटेनेंस का जो पिलर है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एज एंड व्हेन जब भी कोई ज्यादा क्वालिटी की डिफेक्ट्स वगैरह आती है
बराबर। तो उस वक्त हम यूज करते हैं क्वालिटी मेंटेनेंस का पिलर का। तो उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज को हम इन्वॉल्व करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ जो है वेरियस प्रोबेबल कोजेस जो है डिफेक्ट के, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, बराबर। उसको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं रूट कोज एनालिसिस में। जो भी हमारा प्रोबेबल कोजेस मिला है उसके ऊपर से रूट कोज एनालिसिस करेंगे, रूट कोज एनालिसिस के ऊपर से हम सॉल्यूशन को डिराइव कर सकते हैं। तो reduces the number of defects and reduces the cost by catching defects early। मतलब जो भी डिफेक्ट रिलेटेड कॉस्ट है, क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट है, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं थ्रू क्वालिटी होजन पिलर। देन ऑफिस टीपीएम। ऑफिस टीपीएम का बेनिफिट क्या है कि एक्सटेंड्स टीपीएम बेनिफिट्स बियॉन्ड द प्लांट फ्लोर बाय एड्रेसिंग वेस्ट इन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस है, प्रोक्योरमेंट है, लॉजिस्टिक्स है, सप्लाई चेन है, डॉक्यूमेंटेशन है, बिलिंग प्रोसेस है, उस सब में हम टीपीएम को इन्वॉल्व करके जो है वेस्ट जो है उसको हम मिनिमाइज करते हैं ऑफिस टीपीएम में। देन सपोर्ट्स प्रोडक्शन थ्रू इम्प्रूव्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस। तो वो प्रोडक्शन को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है क्योंकि रॉ मटेरियल का जो प्रोक्योरमेंट है, बराबर, तो वो सब जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से प्रोडक्शन में जाता है, तो वो इनडायरेक्टली जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन टीम को। देन सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट के बेनिफिट्स क्या क्या है कि मेक इक्विपमेंट सेफर, मेक वर्कप्लेस सेफर, improve working environment, prevent pollutions, improve employees health and specifically targets the goal of an accident free workplace। मतलब जो हमारा तीसरा मेन ऑब्जेक्टिव था परफेक्ट प्रोडक्शन का, जिसमें था जीरो एक्सीडेंट्स, तो वो हम अचीव कर सकते हैं थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पिलर सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। देन यहाँ पर हमने जो है वो एक रोड मैप रखा हुआ है, सिंप्लीफाइड रोड मैप फॉर टीपीएम। यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम कंस्ट्रेन है हमारे पास, तो आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए कि हमें किस फेजेस में टीपीएम को इम्प्लीमेंट करना है और किस फेजेस में हमें उसको आगे बढ़ाना है। इसके लिए यहाँ पर सिंप्लीफाइड एक रोड मैप तैयार किया गया है। तो ये जो रोड मैप है वो 6 स्टेप्स रोड मैप है। तो पहला स्टेप उसमें है कि आइडेंटिफाई पायलट एरिया। देन सेकंड स्टेप जो है वो है रिस्टोर इक्विपमेंट टू प्राइम ऑपरेटिंग कंडीशन। then third step start measuring overall equipment effectiveness, then address major losses, then introduce proactive maintenance techniques and additional TPM activities। तो यहाँ पर जो पहला स्टेप है वो क्या है, आइडेंटिफाई पायलट एरिया। मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है आपको कौन से इक्विपमेंट के ऊपर अपना जो टीपीएम का प्रोग्राम है उसको पायलट रन करना है। तो इसके लिए जो है वो 3 टाइप के जो है आप इक्विपमेंट सिलेक्ट कर सकते हो। तो पहला जो है वो इजी टू इम्प्लीमेंट हो सकता है, बराबर, तो आपको क्विक रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको टीपीएम के बारे में थोड़ा बहुत ही नॉलेज है तो आप इजी टू इम्प्लीमेंट जो इक्विपमेंट है उसको टारगेट कर सकते हो। अगर आपको उससे मॉडरेट लेवल का नॉलेज है, मतलब आपको कई जगह पे टीपीएम इम्प्लीमेंटेशन का थोड़ा बहुत जो है वो एक्सपीरियंस है, तो आप जो है वो कोई भी बॉटलनेक इक्विपमेंट के ऊपर जो है उसको टारगेट कर सकते हो। और तीसरा जो है जहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, बराबर, मोस्ट प्रॉब्लमेटिक जो भी इक्विपमेंट है उसके ऊपर आप टारगेट कर सकते हो। यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्लमेटिक जो इक्विपमेंट है वो जरूरी नहीं है कि उससे हमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन लेना ही है। मतलब मोस्ट प्रॉब्लमेटिक मतलब उसमें फेलियर बहुत ज्यादा आ रहा है, बराबर। अगर उसका जो प्रोडक्शन का टाइम है, बराबर, पूरे दिन में उसको 2 घंटे ही चलाना है, पर उसमें जो फेलियर रेट है वो बहुत ज्यादा है, तो उसको भी आप टारगेट ले सकते हो। पर आप उसको टारगेट लोगे तो जो है आपको जो इफेक्ट मिलेगा, मतलब जो आपको टीपीएम का इम्प्रूवमेंट मिलेगा वो शायद से कम मिल सकता है। तो ये 3 टाइप के जो इक्विपमेंट है वो आप उसको टारगेट कर सकते हो। देन रिस्टोर इक्विपमेंट टू प्राइम ऑपरेटिंग कंडीशन। अभी आपने इक्विपमेंट को सिलेक्ट कर लिया है फॉर टीपीएम एक्टिविटी, बराबर, कोई भी इक्विपमेंट को आपने मान लीजिए हाइपोथेटिकली सिलेक्ट कर लिया है। तो उसके बाद पहला स्टेप जो है वो है 5S का इम्प्लीमेंटेशन। तो कोई भी आप प्रोजेक्ट करो तो उसका फंडामेंटल जो है, उसका जो फाउंडेशन है वो जो है 5S प्रोवाइड करता है। तो 5S से 2 तरह के हमें जो है बेनिफिट मिलते हैं। एक तो हमारा एक कल्चर डेवलप होता है और दूसरा एक सेफ वर्किंग एंड एफिशिएंट वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट होता है। तो 5S में मैं आपको बेसिक बता दूं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज आती है। तो 5S में हम पहले
बिफोर के फोटोग्राफ्स लेंगे, उसके बाद जो है पांचों एस को हम इम्प्लीमेंट करना है, बराबर। तो सॉर्ट आउट करना है, सेट इन ऑर्डर करना है मतलब ऑर्गेनाइज करना है, देन साइनिंग मतलब क्लीनिंग करना है, और स्टैंडर्डाइजेशन एंड सस्टेनेंस, बराबर। तो ये सब जो है हम 5S के अंदर एक्टिविटीज में करेंगे, और ये सब जब कंप्लीट होगा तो उसका एक चेकलिस्ट बनेगा, एक ऑडिट बनेगा फॉर सस्टेनेंस, बराबर। ऑडिट का हम एक टाइमलाइन बनाएंगे और ऑडिट की चेकलिस्ट भी हम बनाएंगे। तो ये जब कंप्लीट होता है तो उसके बाद दूसरा जो हमारा एम है वो है ऑटोनोमस मेंटेनेंस का। यहाँ पर हम मेजर एक्टिविटी करेंगे रिस्टोरेशन ऑफ इक्विपमेंट की, बराबर। तो रिस्टोरेशन ऑफ इक्विपमेंट में हम जो है, जो हमारा पूरा इक्विपमेंट है उसको हमें अंडरस्टैंड करना है। मतलब मेजोरिटी जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये कहती है कि हमें जो अपना इक्विपमेंट है उसमें सभी जगह पर ल्यूब्रिकेशन या फिर जो टाइटनिंग की जगह है या फिर क्लीनिंग की जगह है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए हमें एक मैप क्रिएट करना है। ल्यूब्रिकेशन का मैप आता है, क्लीनिंग का मैप आता है, इंस्पेक्शन का मैप आता है। तो उसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे वेरियस पार्ट्स एंड लोकेशन इन द इक्विपमेंट, बराबर। जो भी इक्विपमेंट हमने सिलेक्ट किया है उसके अंदर जो है हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पार्ट जो है उसको टाइटनिंग की जरूरत है, ये पार्ट जो है उसको ल्यूब्रिकेशन की जरूरत है एट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब उसकी हमें फ्रीक्वेंसी भी डिसाइड करनी है। तो उसके लिए हम विजुअल मैनेजमेंट भी करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्लिट, बराबर, CLIT। उसमें क्लीनिंग, ल्यूब्रिकेशन, इंस्पेक्शन एंड टाइटनिंग की एक्टिविटी को हम विजुअलाइज करते हैं, बराबर। तो ये सब जो है वो हम ऑटोनोमस मेंटेनेंस में कवर करेंगे। उसके अंदर जो है वो एक एक्टिविटी जो है वो है ऑपरेटर को ट्रेनिंग देना। ऑटोनोमस मेंटेनेंस में हमें ऑपरेटर को ट्रेनिंग देना बहुत ही जरूरी है। जो हमने फ्लीट विजुअल्स कर दिया, बराबर, तो वो ऑपरेटर को मालूम होना चाहिए कि कब मुझे क्लीनिंग करना है, ल्यूब्रिकेशन करना है, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे मुझे इंस्पेक्शन करना है। और उसके लिए भी हम हर एक इक्विपमेंट के लिए चेकलिस्ट बना सकते हैं। एंड उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ ओई। तो ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस को हमें मेजर करना है, तो वो हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे कि ओई हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देन उसके बाद आता है एड्रेस मेजर लॉसेस। इसका मतलब है हमें काइजन की एक्टिविटी शुरू करनी है, कोबेत्सु काइजन। इट इज कॉल्ड फोकस्ड इंप्रूवमेंट। तो यहाँ पर जो है हमने जो भी ओई कैलकुलेट किए हैं, बराबर, तो ओई में हमें वैल्यू मिलेगी, परसेंटेज में हमें वैल्यू मिलेगी कि ओई हमारा इतना है। तो जिसमें सबसे कम ओई रहेगा, बराबर, उसको हमें टारगेट करना है। और उसके अंदर सबसे ज्यादा कौन सा लॉस है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। जो 7 बिग लॉसेस है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो उसका जो कंपैरिजन है ओई वर्सेस 7 बिग लॉसेस वो भी हम देखेंगे। देन प्लांट मेंटेनेंस, तो उसमें है इंट्रोड्यूस प्रोएक्टिव मेंटेनेंस टेक्निक्स। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारा जो इक्विपमेंट है उसमें फेलियर होने के चांसेस कहाँ कहाँ पर है वो हमें ढूंढने हैं। तो फेलियर होने के चांसेस में मैं आपको टिप देता हूँ। उसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो पार्ट्स है उसमें वियर होने के चांसेस है वो हमें नोट डाउन करने हैं। उसके बाद जो पार्ट्स जो है वो हीट ज्यादा होते हैं वो हमें नोट डाउन करना है। फिर जिस जिस पार्ट पे वाइब्रेशंस ज्यादा होता है वो हमें नोट डाउन करना है। और उसके लिए हमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड उसके लिए हमें उसका जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का शेड्यूल है, चेकलिस्ट है, वो प्रिपेयर करना है। तो ये सब जो एक्टिविटी है वो प्लांट मेंटेनेंस में आती है। देन मैंने आपको जैसे बताया था उसके बाद एडिशनल टीपीएम एक्टिविटी, जो भी एडिशनल टीपीएम एक्टिविटीज है उसमें हमने देखा था क्वालिटी मेंटेनेंस, देन अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट, देन सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंट एंड ऑफिस टीपीएम। तो ये एडिशनल टीपीएम एक्टिविटी इसलिए कहा जाता है, ये टीपीएम एक्टिविटी का पार्ट ही है, पर इसको हमें इंट्रोड्यूस कब करना है, एज एंड व्हेन रिक्वायर। जब भी रिक्वायरमेंट होती है तभी हमें इंट्रोड्यूस करना है। अगर आप कोई क्वालिटी रिलेटेड कोई इश्यू फेस नहीं कर रहे हो, आपके आपके जो प्रोडक्ट है उसमें डिफेक्ट्स जो है वो बहुत कम आ रही है, तो क्वालिटी मेंटेनेंस को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट, जब भी आप कोई नया इक्विपमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करने जा रहे हो तब आपको ईएम का यूज करना है। देन SHE, सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंट, जब आप कोई कोई भी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहे हो फॉर सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंट, मतलब आप ISO 14001 या 45001 को भी फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आप जो है वो SHE की एक्टिविटी का एक पिलर जो है उसको आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कर सकते हो। देन ऑफिस टीपीएम, जब आप प्रोक्योरमेंट रिलेटेड या डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड या फिर लॉजिस्टिक्स रिलेटेड कोई भी इश्यू फेस कर रहे हो, जब भी कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है इन
एडमिनिस्ट्रेशन, तब आप यूज कर सकते हो ऑफिस टीपीएम का। तो ये एक सिंपल फ्लो है, सिंप्लीफाइड रोड मैप है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीपीएम। तो मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ पूरा जो फ्लो है। तो पहला हमारा क्या है, हमें इक्विपमेंट को सिलेक्ट करना है, फिर उसके ऊपर 5S एंड ऑटोनोमस मेंटेनेंस की एक्टिविटीज कर ली है, उसके बाद ओई मॉनिटर करना शुरू कर देना है ऑन डेली बेसिस, बराबर। उसके बाद आप करोगे, अटैक करोगे आप मेजर लॉसेस के ऊपर थ्रू फोकस्ड इंप्रूवमेंट। देन उसके बाद आएगा आपका प्लांट मेंटेनेंस बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशंस ऑफ वियर, वाइब्रेशंस एंड फेलियर्स, राइट। तो उसके ऊपर से आप जो है प्रोएक्टिव मेंटेनेंस की एक्टिविटीज को इंट्रोड्यूस करोगे। तो ये हमारा एक सिंप्लीफाइड रोड मैप हो गया टीपीएम के लिए। तो ओई अ मेजर ऑफ टीपीएम, बराबर, कि हमारी जो टीपीएम की एक्टिविटी हो रही है, बराबर, उसमें इंप्रूवमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको हम मेजर कैसे करेंगे। तो वो मेजर करने के लिए ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस का यूज होता है। तो ओई इज अ मैट्रिक दैट identifies the percentage of plant production time that is truly productive, बराबर। ट्रूली प्रोडक्टिव का मतलब क्या है, जो मुझे चाहिए वही इन टाइम में प्रोड्यूस हुआ है, बराबर। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में यही डिफरेंस है। आप 5 पीस प्रोड्यूस कर रहे हो और उसमें से 4 जो पीस है वही सही है, बराबर। तो 5 में से 4 पीस सही है, मतलब जो आपकी प्रोडक्टिविटी हुई वो 80% हो गई है, बराबर। भले ही आपको 5 पीस प्रोड्यूस करने थे और आपने 5 पीस जो है वो प्रोड्यूस कर दिए है, तो वो आपका हुआ 100% प्रोडक्शन, बट प्रोडक्टिविटी इज 80%, राइट। देन इट वाज डेवलप्ड टू सपोर्ट टीपीएम इनिशिएटिव्स बाय एक्यूरेटली ट्रैकिंग प्रोग्रेस टॉवर्ड्स अचीविंग परफेक्ट प्रोडक्शन। जो हमने डेफिनेशन देखी थी, परफेक्ट प्रोडक्शन हमें अचीव करना है। तो परफेक्ट प्रोडक्शन अचीव करने के लिए क्या 3 चीजें जरूरी है। अवेलेबिलिटी लॉस जो है वो हमारा जीरो होना चाहिए, देन परफॉर्मेंस लॉस जो है वो हमारा जीरो होना चाहिए, और क्वालिटी लॉस जो है वो हमारा जीरो होना चाहिए। तब हमें जो ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस जो है वो 100% मिलेगी। तो 100% ओई को हम बोलते हैं परफेक्ट प्रोडक्शन। तो यहाँ पर ओई के जो 3 कंपोनेंट्स है, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी, तो उसको हम कैसे मेजर करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा हमने यहाँ पर इक्वेशन लिखा है कि अवेलेबिलिटी इज इक्वल्स टू रन टाइम टू द प्लांट प्रोडक्शन टाइम। आपने एक्चुअली कितना प्लान किया था प्रोडक्शन, और उसमें से आप कितने टाइम प्रोडक्शन को रन कर पाए हो, बराबर। तो उसमें क्या होगा, प्लान प्रोडक्शन टाइम में से जितना भी डाउन टाइम है उसको आप सब्सट्रैक्ट कर देते हो, तो आपको मिलेगा रन टाइम, बराबर। तो रन टाइम को हम बोलते हैं प्लांट प्रोडक्शन टाइम माइनस स्टॉप टाइम, मतलब ये हमारा हो गया डाउन टाइम। तो यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट आउट करना चाहूंगा, जो भी इंडस्ट्रीज में स्टॉप टाइम जो लेते हैं उसमें हम कंसीडर करेंगे प्लान्ड स्टॉप टाइम एज वेल एज अनप्लान्ड स्टॉप टाइम, दोनों हमें कंसीडर करने हैं। क्यों, क्योंकि जो प्लान्ड स्टॉप टाइम है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। प्लान्ड स्टॉप टाइम को हम क्या बोल सकते हैं कि कोई भी हम चेंज ओवर कर रहे हैं, बराबर, तो चेंज ओवर जो कर रहे हैं उसको हम प्लान्ड स्टॉप टाइम बोलेंगे। अगर हम उसको इक्वेशन में कंसीडर नहीं करेंगे, बराबर, तो हम उस चेंज ओवर के टाइम को इंप्रूव करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना है, उस चेंज ओवर को भी इंप्रूव करने का कोशिश करना है। तो एक बेस्ट टूल है उसके लिए एसएमएडी, सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाई, बराबर। तो उससे हमें जो चेंज ओवर टाइम है उसको हम इंप्रूव कर सकते हैं। देन परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस क्या है, आइडियल साइकिल टाइम इनटू टोटल काउंट डिवाइड बाय रन टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, परफॉर्मेंस मतलब क्या हुआ, आइडियल साइकिल टाइम मतलब क्या कि एक पीस को प्रोड्यूस करने में हमें कितना टाइम लगेगा, बराबर, मल्टीप्लाई बाय टोटल हमने कितने जो पीस है वो प्रोड्यूस किए हैं, और डिवाइड बाय हमारी जो प्रोडक्शन है वो कितना टाइम चालू रहा, बराबर। यहाँ पर दूसरा एक पॉइंट आउट करने जैसा है कि जब भी आप परफॉर्मेंस कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको हमेशा रन टाइम ही लेना है, नहीं कि प्लांट प्रोडक्शन टाइम। क्योंकि प्लांट प्रोडक्शन टाइम में इक्विपमेंट जो है, बराबर, उसमें से स्टॉप टाइम हम माइनस करके रन टाइम लाते हैं। तो जो स्टॉप टाइम हम माइनस कर रहे हैं, बराबर, तो वो स्टॉप टाइम को हम इक्विपमेंट के परफॉर्मेंस में रिलेट नहीं कर सकते हैं। हमें जो है परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना है इक्विपमेंट का। तो जब भी हम स्टॉप टाइम लिखेंगे तो वो अवेलेबिलिटी में जाएगा, और
जो हमारा जो रन टाइम है उसी को हम कैलकुलेट करेंगे परफॉर्मेंस में, राइट। तो परफॉर्मेंस जब भी आप कैलकुलेट कर रहे हो तो प्लांट प्रोडक्शन टाइम को कैलकुलेट नहीं करना है, हमें रन टाइम को कैलकुलेट करना है। देन क्वालिटी, क्वालिटी क्या है, गुड काउंट टू द टोटल काउंट, मतलब आपने जितने प्रोड्यूस किए हैं टोटल पीस, उसमें से रिजेक्शन जो है उसको हमें माइनस कर देना है और डिवाइड बाय टोटल काउंट कर देना है, तो हमें क्वालिटी के परसेंटेज मिल जाएंगे। तो टीपीएम का गोल और ओई के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं, बराबर। वी हैव एक्चुअली 10 मिनट्स नाउ, तो हम थोड़ा जल्दी देख लेते हैं। यहाँ पर कंपोनेंट जो है, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, क्वालिटी एंड ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। तो यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी है उसका टीपीएम का गोल क्या है, नो स्टॉप, मतलब कोई स्टॉप होना चाहिए नहीं, वेदर इट इज अनप्लान्ड स्टॉप और प्लान्ड स्टॉप। देन परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस में नो स्मॉल स्टॉप्स और स्लो रन्स, कोई भी स्लो रन नहीं होना चाहिए और स्मॉल स्टॉप नहीं होना चाहिए। और क्वालिटी का जो टारगेट है टीपीएम का वो है नो डिफेक्ट्स। जब हम नो स्टॉप, नो स्मॉल स्टॉप्स और स्लो रन्स और नो डिफेक्ट्स को अचीव करेंगे, तब ओईई का जो टीपीएम का गोल है वो है परफेक्ट प्रोडक्शन जो है वो हम अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पर मेजरमेंट के थोड़े बहुत एग्जांपल है, तो आपको थोड़ा हेल्प रहेगा। तो यहाँ पर अनप्लान स्टॉप में आप क्या क्या ले सकते हो कि ब्रेकडाउन हो रहे हैं, टूल के फेलियर्स हो रहे हैं, वाटर फेलियर्स हो रहे हैं। फिर प्लांट स्टॉप में जो है चेंज ओवर टाइम है, वार्म अप के टाइम है, रिसोर्स शॉर्टेजेस, रिसोर्स शॉर्टेजेस मतलब मटेरियल की शॉर्टेज है या फिर मैन पावर की शॉर्टेज है, तो वो भी हमारा प्लांट स्टॉप में जाएगा। देन स्लो साइकिल, स्लो साइकिल में क्या आएगा, इक्विपमेंट का वियर टियर हो रहा है, अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है, तो हम जो उसका रेट है उसके कम रेट पे उसको चला रहे हैं। देन इनकरेक्ट सेटिंग्स है। देन स्मॉल स्टॉप्स, स्मॉल स्टॉप्स में क्या क्या आएगा कि कंपोनेंट जाम हो रहा है, माइनर एडजस्टमेंट हो रहा है, क्लीनिंग एंड चेकिंग कर रहे हैं, तो वो सब जाएगा स्मॉल स्टॉप में। और जो क्वालिटी रिलेटेड डिफेक्ट्स है उसमें आएगा स्क्रैप एंड रीवर्क। तो यहाँ पर ओई के बेंचमार्क्स दिए गए हैं जो है डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो आप जब 100% ओई अचीव करते हो तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट प्रोडक्शन। 85% आप अचीव करते हो ओई को तो उसको बोलते हैं वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग। अगर आपका ओई जो है वो 85% आप अचीव कर रहे हो तो उसको बोलते हैं वर्ल्ड क्लास। और टिपिकली जो ओई है, मेजोरिटी कंपनीज में जो टिपिकल ओई है वो 60% के आसपास रहता है, और 40% और बिलो जो होते हैं उसको हम बोलते हैं लो ओई, राइट। तो लो ओई का मतलब क्या है, जब भी आप कोई लीन टर्मिनोलॉजी या फिर टीपीएम को फॉलो नहीं कर रहे हो, बराबर, लीन मैन्युफैक्चरिंग को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियस है कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है वो लेस देन 40% पे काम कर रहा होगा। तो यहाँ पर जो है 7 बिग इक्विपमेंट लॉसेस लिए गए हैं। तो इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आपको बता देता हूँ कौन से बिग लॉसेस है और उसका रिलेशन हमारे ओई के साथ क्या है वो हम पहले देख लेते हैं कि क्या रिलेशन है हमारे ओई के साथ, राइट। तो ओई एंड 7 बिग इक्विपमेंट लॉसेस, जो 7 बिग इक्विपमेंट लॉसेस है वो हमारे ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस को कैसे अफेक्ट करते हैं, बराबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला है हमारा लोडिंग टाइम। लोडिंग टाइम मतलब क्या है कि जो हमारे वर्क के लिए असाइन किया गया टाइम है उसको हम बोलते हैं लोडिंग टाइम। देन ऑपरेटिंग टाइम, ऑपरेटिंग टाइम जो है वो हम लोडिंग टाइम पे से कैलकुलेट करते हैं जब भी हम माइनस करते हैं डाउन टाइम लॉसेस को। जो भी डाउन टाइम लॉसेस है उसको हम माइनस करेंगे लोडिंग टाइम में से, तो हमें मिलेगा ऑपरेटिंग टाइम। तो डाउन टाइम लॉसेस कौन कौन से है, तो 7 बिग लॉसेस में आप देख सकते हो। पहला है ब्रेकडाउन लॉस, देन सेटअप एंड एडजस्टमेंट लॉस, देन कटिंग टूल रिप्लेसमेंट एंड स्टार्टअप लॉस, बराबर। तो ये सब लॉसेस को आपको कैलकुलेट करना है और उसको इनकॉर्पोरेट करना है डाउन टाइम लॉसेस में। तो जो भी आपका टोटल टाइम आएगा वो आपका आएगा डाउन टाइम, बराबर। तो जब आप अवेलेबिलिटी कैलकुलेट करते हो तो आपको ये 4 बिग लॉसेस को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर बाजू में एक एग्जांपल लिया है कि अवेलेबिलिटी इज इक्वल्स टू लोडिंग टाइम माइनस डाउन टाइम डिवाइड बाय लोडिंग टाइम, बराबर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 460 मिनट्स ऑफ लोडिंग टाइम, मान लीजिए कि 8 आवर्स की शिफ्ट है, बराबर। तो 480 मिनट शिफ्ट में होता है, माइनस हमने 20 मिनट्स लंच टाइम को माइनस कर दिया है, तो ये हमारा लोडिंग टाइम हो गया। उसमें से डाउन टाइम जो है उसको हम माइनस कर देंगे, बराबर, और डिवाइड बाय लोडिंग टाइम करेंगे तो हमारा जो है वो अवेलेबिलिटी का परसेंटेज हमें मिल जाएगा। मतलब जो डाउन टाइम है उसको हमें निकाल देना है उसमें से। देन
जो भी हमारा ऑपरेटिंग टाइम है उसमें से परफॉर्मेंस लॉस को हमें माइनस करना है। अभी डाउन टाइम जो है उसको हमने कंसिडर किया है अवेलेबिलिटी में, देन परफॉर्मेंस रिलेटेड जो लॉसेस है बराबर उसको हम कंसिडर करेंगे परफॉर्मेंस में। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आप जब भी परफॉर्मेंस कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको जो प्लान्ड प्रोडक्शन टाइम है वो नहीं लेना है, आपको ऑपरेटिंग टाइम लेना है। तो आप यहाँ पर जो फिगर है लेफ्ट साइड में उसके ऊपर से आप देख सकते हो कि ऑपरेटिंग टाइम में से आप परफॉर्मेंस लॉस को माइनस करोगे तब आपको मिल जाएगा नेट ऑपरेटिंग टाइम। तो उसमें जो है माइनर स्टॉप्स एंड आइडलिंग होगा और स्पीड लॉस जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि अलाइनमेंट में कुछ इश्यू है बराबर, तो आप जो है स्पीड लॉस जो है जो अपना जो इक्विपमेंट है उसकी स्पीड को आप थोड़ा कम रखते हो बराबर टू कॉप अप विद द अलाइनमेंट, तो वो हमारा एक स्पीड लॉस हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा परफॉर्मेंस रेट है, तो परफॉर्मेंस रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो स्टैंडर्ड साइकिल टाइम इनटू क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोसेस्ड डिवाइड बाय ऑपरेटिंग टाइम इनटू 100।